बताइएगा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है? इंडक्शन, हाँ, यानी प्रेरण। प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक त्रिज्यीय पत्ती में क्या होता है? गॉस। ठीक है, और एसआई पत्ती में टेस्ला होता है। ठीक है, एक गॉस बराबर कितना टेस्ला? हाँ, सही है, 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? हाँ, सही है, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? हाँ, हेनरी प्रति मीटर। हाँ, हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ में जो चुंबकन तीव्रता उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं? एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ में जो चुंबकन तीव्रता उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। हाँ, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर विक्षेप की दिशा समांतर हो जाती है, वह क्या कहलाती है? अनुचुंबकीय, हाँ, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं तथा जिन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है क्या कहलाता है? लौ चुंबकीय, हाँ, लौ चुंबकीय कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के कुछ उदाहरण दीजिए लौ चुंबकीय का। हाँ, सही है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ उदाहरण दीजिए। प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब जो है अनुचुंबकीय है। हाँ, अनुचुंबकीय, हाँ, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर वे क्षेत्र के समकोणिक दिशा में आ जाते हैं। इस श्रेणी के पदार्थों की चुंबकशीलता यानी म्यू का मान बहुत कम और चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान ऋणात्मक होता है। ये कौन से पदार्थ होते हैं? ये होते हैं प्रतिचुंबकीय, हाँ, डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक पदार्थ के कुछ उदाहरण दीजिए।
हाँ ठीक है। हाँ हाइड्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी, तांबा, जिंक, ये सब है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन बताइएगा चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? हाँ सही है, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है। इस्पात कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही इसका चुंबकत्व समाप्त होता है। यह कौन सा चुंबक है? सही है, अस्थाई चुंबक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में कौन सा चुंबक लगाया जाता है? सही है, अस्थाई चुंबक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? हाँ सही है, नर्म लोहा का बनाया जाता है। पेज नंबर 53-54। चुंबक में लोहे की छड़ जितना स्थान छेदती है उस स्थान पर हवा रहने से जितनी बल रेखाएं रहती हैं उनसे अधिक बल रेखाएं उस स्थान पर लोहे की छड़ के रहने से रहती है। इससे स्पष्ट है कि लोहा बल रेखाओं का बहुत अच्छा चालक है। पदार्थ की इस चालक शक्ति को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। हाँ चुंबकशीलता कहते हैं उसको। उसको अंग्रेजी में कहते हैं परमिएबिलिटी। हाँ परमिएबिलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव किस ध्रुव से निकलती है और किस ध्रुव में प्रवेश करती है? हाँ सही है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है। क्या बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कहाँ होता है? बल रेखा के केस में बताना है। बल रेखा के केस में जहां बल रेखाएं पास पास होती है ना, हाँ वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र निर्बल होता है। ठीक है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर कैसी होती है? हाँ सही है, समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। ठीक है। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्या कहते हैं? हाँ इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। हाँ क्यूरी का नियम। और ताप बढ़ने से K का मान घटता है। ताप बढ़ाते जाने पर एक ऐसा ताप आता है जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। इस ताप को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्यूरी ताप। हाँ क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है। घात नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है T के। हाँ के जो होता है वो T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोबाल्ट का क्यूरी ताप कितना केल्विन होता है? हाँ 373। सही है, 373। ठीक है। निकेल का क्यूरी ताप? हाँ 673, 673 केल्विन। और लोहा का 973 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन। सही है, डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन में कितना से कितना तक परमाणु होते हैं? हाँ सही है, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं। ठीक है।
पृथ्वी के केंद्र से होकर एक सरल रेखा की कल्पना की जाती है जो पृथ्वी के चुंबकीय गुजरती है। इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। हाँ, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। ठीक है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण लगभग कितना डिग्री का होता है? हाँ, सही है, 17 डिग्री का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है, कौन कौन? हाँ, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है, कौन कौन? कौन बताना है? हाँ, ठीक है। हाँ, नमन कोण। हाँ, सही है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? उसे नमन कोण कहते हैं। हाँ, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, है ना। और पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। और जबकि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका औसत मान कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का औसत मान कितना टेस्ला माना जाता है? हाँ, ठीक है, 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सन 1803 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनकर मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं? डाल्टन। सही है। 1932 ईस्वी से पूर्व तक मूल कण कौन माने जाते थे? हाँ, सही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मूल कण माने जाते थे। ठीक है। सन 1932 में किसके द्वारा न्यूट्रॉन नामक आवेश रहित कण की खोज की गई? हाँ, चैडविक के द्वारा। तब इसकी संख्या 3 हो गई। ठीक है। आज मूल कणों की संख्या कितना से ऊपर पहुंच गई है? सही है, 30 प्लस हो गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसके द्वारा किया गया? हाँ, सही है, 1897 में जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है? ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ऋणात्मक में माइनस में होता है। और द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ, सही है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? सही है, हाँ, जे थॉमसन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज कब और किसने की थी? सही है, 1896 में गोल्डस्टीन। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? हाँ, सही है, -27 किलोग्राम द्रव्यमान। ठीक है। और आवेश कितना होता है? हाँ, सही है, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन, हाँ, चैडविक, 1932 में। ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? प्रोटॉन। हाँ, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का जीवन काल कितना मिनट होता है? सही है, 17 मिनट होता है। ठीक है। किस कारण से न्यूट्रॉन का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है? आवेश रहित होने के कारण। हाँ, आवेश रहित होने के कारण। हाँ हाँ, न्यूट्रॉन जो है नाभिकीय विखंडन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? सही है, 1932 में एंडरसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यूट्रिनो की खोज कब और किसके द्वारा की गई? हाँ सही है, 1930 में पॉली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण किसे कहा जाता है? हाँ सही है, पॉजिट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण पॉजिट्रॉन। ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़ेगा फिजिक्स में पेज नंबर 55-56। चलिए बताइएगा, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? हाँ, एल्कीन का एथिलीन होगा ना? हाँ ठीक है, एथिलीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य? हाँ एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीथेन की आकृति कैसी होती है? हाँ टेट्राहेड्रल होती है, समचतुष्फलकीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंधनों के बीच है ना, मीथेन के बंधनों के बीच कोण कितना होता है? हाँ 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? मीथेन। हाँ, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया कराने से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। ठीक है। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, इसमें कितना प्रतिशत मात्रा में मीथेन मौजूद रहता है? सही है, 90% मौजूद रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल तथा अधिक मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? 170। सही है, 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फलों को पकाने के लिए। हाँ, एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। एथिलीन पूछ रहे हैं ना? हाँ एथिलीन ना, निश्चेतक रूप में है ना, मस्टर्ड गैस बनाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में, ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में भी एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एसिटिलीन की खोज किसने की थी? एसिटिलीन की खोज की थी विल्सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, CFC का पूरा रूप क्या है? सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। CFC को और क्या कहा जाता है? हाँ ठीक है, फ्रियोन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? हाँ सही है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताएगा, एक विषैला द्रव्य जिसका गंध शराब की तरह होता है तथा इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाँ, मिथाइल अल्कोहल। हाँ, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किसका उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम क्या है? हाँ, ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम क्या है? ग्लिसरीन। हाँ, ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। ठीक है। डाई इथाइल ईथर श्रेणी के सदस्यों में डाई इथाइल ईथर सबसे महत्वपूर्ण है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे सिर्फ ईथर भी कहा जाता है ना? डाई इथाइल ईथर को सिर्फ ईथर भी कहा जाता है। ठीक है। जर्मनी के किस चिकित्सक 16वीं शताब्दी में इथाइल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके इसे बनाया था? नाम है वैलेरियस कोर्डस। हाँ, वैलेरियस कोर्डस। ठीक है। किस विधि द्वारा ईथर को सर्वप्रथम विलियमसन ने संशोधित किया था? हाँ, विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है। क्लोरोफॉर्म की खोज कब और किसने की थी? हाँ, लिबिग। हाँ, 1831 में लिबिग। फिर हाँ, और 1848 में सिम्पसन ने बताया कि यह निश्चेतक है और उन्होंने चीड़ फाड़ के कामों में इसका उपयोग किया था, है ना? हाँ, हैरिसन भी है। हाँ, हैरिसन, सिम्पसन और लिबिग। उसका पूरा नाम है लिविंग का। हैरिसन सिम्पसन का ही पूरा नाम होगा, हैरिसन सिम्पसन। ठीक है, लिबिग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? जिसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? पायरीन। हाँ, पायरीन के नाम से जाना जाता है, जो बिजली से लगी आग बुझाने के काम आता है। ठीक है। यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र से प्राप्त किया गया था। किसने 1828 ईस्वी में इस यूरिया को अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था? हाँ, वोहलर। हाँ, वोहलर 1828 में। ठीक है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है? 40%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तनु विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मल्डिहाइड 40% तनु विलयन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फार्मेलिन। हाँ, फार्मेलिन कहलाता है। यह एक उत्तम परिरक्षक रूप में किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स के। अगला क्वेश्चन,
कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य एक एसिड है, एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। हाँ, फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हाँ सही है, लाल चींटी और मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सही है, सिरका में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का 4 से 6% तनु घोल क्या कहलाता है? वही सिरका ही कहलाता है, विनेगर। हाँ, एसिटिक एसिड का 4 से 6% तनु घोल विनेगर यानी सिरका कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मानव गुर्दे में एकत्रित होने वाली पथरी किसकी बनी होती है? हाँ, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का किस रूप में फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है? फेरस ऑक्जेलेट। हाँ, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में प्रयोग होता है ना। इससे कपड़े में लगे स्याही के धब्बे भी दूर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, एक रंगहीन द्रव जो अपघटित होकर एसीटोन व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है तथा मधुमेह के रोगियों के मूत्र में इसकी अधिकता पाई जाती है, वह एक अम्ल है। हाँ हाँ, एसिटो एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटो एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के भंजक श्रवण यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के पश्चात कौन सा एसिड प्राप्त होता है? लकड़ी के भंजक श्रवण के पश्चात कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो उस अम्ल का नाम है पायरोग्लिनियस एसिड, पायरोग्लिनियस अम्ल। हाँ, पायरोग्लिनियस अम्ल। ठीक है, एक मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो साइट्रस अर्थात खट्टे फलों में पाया जाता है, वो कौन सा एसिड है? सही है, साइट्रिक एसिड। हाँ, साइट्रिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, मवेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है? सही है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, यह मोनोहाइड्रोक्सिक एसिड है। अगला क्वेश्चन बताएगा, डाइहाइड्रोक्सिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो इमली और अंगूर में उपस्थित रहता है। सही है, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन, सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही है, बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले किसने 1825 ईस्वी में बेंजीन का आविष्कार किया था? सही है, फैराडे। ठीक है, तत्पश्चात किसने कोलतार के आंशिक श्रवण से प्राप्त अंशों में बेंजीन की उपस्थिति का पता लगाया? हाँ, हॉफमैन। ठीक है, बाद में किसने एसिटिलीन गैस से इसका संश्लेषण किया था? बर्थेलोट। हाँ, बर्थेलोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, नाइट्रोबेंजीन को और क्या कहा जाता है? हाँ, इसे कहते हैं मिर्बेन, मिर्बेन का तेल है ना, मिर्बेन का तेल, ऑयल ऑफ मिर्बेन। ठीक है, नाइट्रो किसने 1834 में प्राप्त किया था? नाइट्रोबेंजीन को सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था 1834 में? नाम है उसका मिस्टर लिच। हाँ, मिस्टर लिच। ठीक है,
एनिलीन यह बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न है। इसे सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में नील को काली चूना के साथ स्रावित कर बनाया था? उसका नाम है अनवर डार्विन। हाँ, अनवर डार्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1840 ईस्वी में नील को सांद्र क्षार के घोल के साथ गर्म करके एनिलीन को बनाया तथा इसका नाम एनिलीन दिया? उसका नाम है फ्रित्सक। हाँ, फ्रित्सक। ठीक है। एनिलीन शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द एनिल से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, नील। हाँ, इंडिगो। फिनॉल यह बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। इसे और कौन सा एसिड कहा जाता है? हाँ, फिनॉल को और कौन सा एसिड कहा जाता है? हाँ, कार्बोलिक। हाँ, कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है ना। फिनॉल को किसने सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में कोलतार से प्राप्त किया था? सही है, रूंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका उपयोग स्वादिष्ट मसाला बनाने व रासायनिक क्रियाओं में किया जाता है? हाँ, जो एक रंगहीन बादाम की गंध वाला कार्बनिक यौगिक है। जितना भी सब पूछ रहे सब कार्बनिक यौगिक है ना। नाम है उसका बेंजाल्डिहाइड। हाँ, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। एक श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक अम्ल जिसका उपयोग दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में होता है? कोई एसिड है? यह है सैलिसिलिक एसिड। हाँ, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलिन इसे सर्वप्रथम किस नामक रेजिन के शुष्क स्राव द्वारा प्राप्त किया गया था? नाम है टोलू बाल्सम। हाँ, टोलू बाल्सम नामक एक रेजिन से के शुष्क स्राव द्वारा टोलिन को प्राप्त किया गया था। ठीक है। और टोलिन का व्यापारिक नाम क्या है? टोलुइन का व्यापारिक नाम है टोलुऑल। हाँ, टोलुऑल। ठीक है। सैक्रिन टोलुइन के ऑक्सीकरण से बनाए जाने वाला सल्फा बेंजामाइड चीनी से कितना गुना मीठा होता है? हाँ, 550 गुना। ठीक है। एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिसकी गोलियां कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में उपयोगी होती है? हाँ, नेफ्थलीन। सही है, नेफ्थलीन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यह वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। हाँ। हाँ, ठीक है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। हाँ, ओलिगोसेक्राइड। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक थर्मोप्लास्टिक जो एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है? जिसका उपयोग पाइप, तार के ऊपर आवरण, पैकिंग थैलियां। सही है, पॉलीथीन। हाँ, पॉलीथीन। ठीक है। किसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है? सही है, बैकेलाइट। ठीक है।
किस रबर ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? थाइकोल रबर। हाँ, थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 151-52। शुरू में है टेफ्लॉन से, लास्ट में है विकृतिक एल्कोहल। ओनोलॉजी तक पढ़ना है, यानी पेट्रोलियम से शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा बायोलॉजी में, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सही है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की कितना मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है? हाँ, 50 से 79। हाँ, 50 से 79%। ठीक है। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सही है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है। मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण दीजिएगा। हाँ, ये होता है ट्रायोस, टेट्रोस, हेक्सोज। और ट्रायोस में होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। फिर टेट्रोस में होता है इरेथ्रोस, और हेक्सोज में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब। ठीक है। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है? डाइसेकेराइड। ठीक है। चलिए, डाइसेकेराइड के कुछ उदाहरण दीजिए। सही है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है। अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, सही है, शरीर का वजन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तथा मोटापा से संबंधित रोग हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? हाँ, सही है, शरीर का वजन कम हो जाता है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है। ठीक है। और शरीर जो है कोई भी काम करने पर जल्दी थक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना कितने अमीनो एसिड से होती है? हाँ, 20 अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोगों से होती है। ठीक है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? सही है, जे बर्जीलियस 1938 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? 15%। ठीक है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में कौन सा रोग होता है? हाँ, ठीक है, क्वाशियोरकर और मरासमस। ठीक है। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ, सही है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है। वैसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। हाँ, व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है। और ऐसा प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी रहता है क्या कहलाता है? सही है, संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है। और ऐसा प्रोटीन
जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, सरल प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन के कुछ उदाहरण दीजिए। एल्बुमिन, हाँ, एल्बुमिनाइड ग्लोबुलिन। ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण दीजिए। संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण यह है फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। हाँ, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, चलिए, हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? ऊर्जा भी प्रदान करता है। ऊर्जा भी प्रदान करता है। हाँ, ऊर्जा नहीं। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करने में, है ना, अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग भी लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा नहीं मिलता प्रोटीन से। प्रोटीन जो है टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, चलिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ वसा। हाँ, वसा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? हाँ, एक होता है जंतु वसा और एक होता है वनस्पति वसा। हाँ, ठीक है, और वसा सामान्यतः कितना ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सही है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे तेल कहते हैं। ठीक है, जंतु वसा किस में पाया जाता है? हाँ, ठीक है, दूध। हाँ, ठीक है, और वनस्पति वसा? ठीक है, सरसों, सूरजमुखी। हाँ, सूरजमुखी। चलिए, ठीक है। हाँ, और वसा अम्ल दो प्रकार का होता है। हाँ, सही है, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, संतृप्त तेल के उदाहरण दीजिएगा। संतृप्त, हाँ, नारियल का तेल, ताड़ का तेल। हाँ, सही है, पाम ऑयल और ताड़ का तेल, ये संतृप्त वनस्पति तेल के उदाहरण है। ठीक है, और अधिकतर असंतृप्त वसा जंतु वसा होते हैं। हाँ, जंतु। ठीक है, हाँ, और यह सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, जैसे कि मक्खन, है ना, ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाँ, सही है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। ठीक है, सामान्यतः एक व्यक्ति को कितना से कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए? हाँ, 20 से 30%। ठीक है, मानव शरीर में वसा की कमी से क्या होता है? हाँ, त्वचा रूखी हो जाती है और वजन कम जाता है। सही है, वजन कम हो जाता है। ठीक है, और वसा की अधिकता से क्या होता है? शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय संबंधी रोग होता है ना, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही है, हांग 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इसमें अलग है, यह इसमें है एक्सेरोफाइटॉल, है ना? हाँ, एक्सेरोफाइटॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, तेरह से 15 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितना मिलीग्राम होती है? सही है, 60 मिलीग्राम। विटामिन बी समूह, यह जल में घुलनशील कितने प्रकार के विटामिनों का समूह है? सही है, 11। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से? ए। अब बेरी बेरी बी1। ठीक है, चलिए बी1 का स्रोत बताइए। हाँ सही है। ठीक है, खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन जो भी वो मछली है ना, सोयाबीन, हरी सब्जियां विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बताइएगा। सही है, राइबोफ्लोविन। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी2 की कमी से। हाँ ठीक है, ओठ, जीवा, त्वचा का रूखापन, है ना, और शरीर के भार में भी कमी हो जाती है विटामिन बी2 के। ठीक है, और विटामिन बी2 के स्रोत बताइएगा। सही है, हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, ईस्ट, मटर, दूध। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, शरीर में किस विटामिन की कमी से प्लेगरा नामक रोग हो जाता है? B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से क्या कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हाँ, शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है ना, व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है ना, एनीमिया का शिकार हो जाता है। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम? सही है, बायोटिन। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ, इसमें त्वचा सल्की हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, रक्त शून्यता, ये सब विटामिन B7 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? सही है, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का निर्माण शरीर में कहाँ किसके द्वारा होता है? कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा। हाँ, विटामिन B9 का संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? सही है, हाँ, साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्बी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ, बच्चों में रिकेट्स, बड़ा में, सही है, बड़ा में ऑस्ट्रोमलेशिया और बच्चा में रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स को किस नाम से जाना जाता है? सही है, हाँ, सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।